बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 मेजरमेंट के कंप्रीहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है, इसको डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर हम अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन की बात करें कि अनसर्टेनिटी है क्या, तो अनसर्टेनिटी बेसिकली रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट लाइज। यानी कि कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं, ट्रू मेजरमेंट जो है वो जिस पॉसिबल वैल्यूज की रेंज में एग्जिस्ट कर रही है उसको अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि मेजरमेंट जो है, अगर कोई मेजरमेंट 3.06 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सपेरिमेंट जो है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। 3.06 में से माइनस करें 0.02 तो 3.04 मिलीमीटर आ गया, और 3.06 मिलीमीटर में प्लस 0.02 करें तो 3.08 मिलीमीटर आ गया। यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.04 मिलीमीटर से 3.08 मिलीमीटर के दरमियान कहीं एग्जिस्ट कर रही है। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अनसर्टेनिटी बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन डाटा है, कि डाटा कितना वेरी कर रहा है उसको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करें। कितनी क्वांटिटी में डाटा वेरी कर रहा है उसको अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाता है। जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं उसमें कुछ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, और ये डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। एक लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सिस्टमैटिक एरर। मतलब सिस्टमैटिक एरर से मुराद क्या है, अगर सिस्टम में जीरो एरर मौजूद हो तो पहली लिमिटेशन क्या है, दो फैक्टर्स की वजह से होती है अनसर्टेनिटी। पहला फैक्टर क्या है, जीरो एरर, और दूसरा क्या है, स्किल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर मेकिंग द मेजरमेंट्स। जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, उसके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट लेगा। अब अनसर्टेनिटी से रिलेटेड तीन टर्म्स यूज की जाती हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो उनको हम देख लेते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, ये बेसिकली इक्वल होती है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मालूम है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो लीस्ट काउंट ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक गिलास स्लैब है और उसको मेजर किया गया है एक मीटर रॉड की मदद से, और उसकी लेंथ आती है 37.5 सेंटीमीटर, तो उस मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर होगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जो मेजरमेंट ली जाती है ना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स तक मौजूद है उतने डिजिट्स तक लीस्ट काउंट होगा। यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 0.1 आ गया। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो 0.01 आता। पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते 0.001 सेंटीमीटर आता। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने डिजिट तक उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर आ गया। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मेजर्ड वैल्यू में कितनी होगी, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। जो लीस्ट काउंट है उसके साथ प्लस माइनस लगा दिया। हेंस द लेंथ ऑफ स्लैब अलोंग विद इट्स अनसर्टेनिटी इज गिवन बाय, जो लेंथ है स्लैब की वो कितनी हो जाएगी, मेजरमेंट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 37.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जो लेंथ है स्लैब की वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी, 37.4 सेंटीमीटर और 37.6 सेंटीमीटर के दरमियान में। और ये कैसे किया हमने कि 37.5 में 0.1 माइनस करें तो 37.4 आता है, और 37.5 में प्लस 0.1 ऐड करें 37.6 आता है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बाद हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड की जाती है। तो एक्यूरेसी जो होती है किसी भी मेजरमेंट की वो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल एरर होता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, या हम ये कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इक्वल आएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पिछली एग्जांपल में क्या थी 0.1, और मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 37.5। इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 0.003 जो आएगा वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। अब इसके बाद तीसरी टर्म आती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को अगर हम 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100%।
यानी कि 0.003 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.3% के। यानी कि ये जो मीटर रॉड की मदद से गिलास स्लैब की लेंथ फाइंड की गई थी उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.3% होगी। अब इसमें एक नोट आप याद रख लें कि स्मॉलर द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। यानी कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है उसकी वैल्यू जितनी कम होगी, मेजरमेंट एक्यूरेसी जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी प्रोपिगेशन इन द फाइनल रिजल्ट्स इन डिफरेंट केसेस। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी हमने डिस्क्राइब करने हैं कि किसी भी कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो इससे पहले हम अनसर्टेनिटी को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं ए और बी, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी अनसर्टेनिटीज़, ए की अनसर्टेनिटी डेल्टा ए है और बी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा बी है। अगर z एक फिजिकल क्वांटिटी हो जो कि ए और बी के को ऑपरेट करने से आएगी, ऑपरेट से मुराद ए प्लस बी कर लें, ए माइनस बी कर लें, ए मल्टीप्लाई बाय बी कर लें, ए डिवाइडेड बाय बी कर लें, यानी कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई करें तो उसके नतीजे में जो क्वांटिटी आएगी उसको हम z कह लें और इस क्वांटिटी में जो अनसर्टेनिटी होगी उसको डेल्टा z से रिप्रेजेंट करें, तो फॉलोइंग रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं कि सम और डिफरेंस में क्या किया जाएगा, अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अगर दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर दिया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी और उनको ऐड करने से हमारे पास z जो है वो क्वांटिटी आती है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, यानी कि z और इसके अंदर अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल होगी, a विद अनसर्टेनिटी प्लस b विद अनसर्टेनिटी। इस केस में जो मेजर्ड वैल्यूज होती हैं यानी कि a और b, इनको ऐड कर दिया जाएगा और इनकी अनसर्टेनिटीज भी ऐड हो जाएंगी। और जब डिफरेंस की बात आती है तो उस केस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते वक्त मेजर्ड वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ए इसमें ए बी जहां पर भी लिखा हुआ है वो क्या है, मेजर्ड वैल्यू है और डेल्टा ए या डेल्टा बी अनसर्टेनिटीज हैं। तो जब सम कर रहे थे मेजर्ड वैल्यूज को ऐड कर लिया और अनसर्टेनिटी को भी ऐड कर लिया। जब डिफरेंस कर रहे थे तो मेजर्ड वैल्यूज का डिफरेंस ले लिया और अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दिया। इसी तरह जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करते हैं तो इस केस में दोनों क्वांटिटीज को जो मेजर्ड वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लिया जाता है। और अनसर्टेनिटीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो ये दो क्वांटिटीज जिनको मल्टीप्लाई करना है, इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट कर ली, यानी कि डेल्टा ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की, डेल्टा बी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की, मेजर्ड वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया और अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड कर दिया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दिया, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हैं उनको ऐड कर लिया। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में मेजर्ड वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की मदद से परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करके उनको ऐड कर लिया। इसी तरह जब डिवीजन की बात की जाती है तो डिवीजन में भी मेजर्ड वैल्यूज को हम डिवाइड कर देते हैं, a डिवाइडेड बाय b कर दिया और जो अनसर्टेनिटीज थी उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करके उनको ऐड करेंगे। तो हमने क्या देखा कि सम या डिफरेंस में जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको ऐड किया था और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को, और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज की मदद से फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करके उनको ऐड किया है। जबकि मेजर्ड वैल्यूज के ऊपर वही ऑपरेशन अप्लाई होगा जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई होंगे और डिवीजन है तो डिवाइड होंगे। इसके साथ साथ पावर रूल भी है। पावर रूल क्या है कि टोटल अनसर्टेनिटी होगी इन पावर ऑफ क्वांटिटी, वो इक्वल होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय दैट पावर। यानी कि जिस भी क्वांटिटी की जो भी पावर आ जाएगी वो पावर उस क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास z इक्वल है x क्यूब के, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस पावर पहले आ गई और इस क्वांटिटी में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो मल्टीप्लाई होगी। इसके बाद इसी तरह अनसर्टेनिटी
अगर एवरेज वैल्यूज ऑफ मैनी मेजरमेंट्स की बात की जाए कि काफ़ी सारी मेजरमेंट्स हैं और उनकी जो एवरेज वैल्यू है उसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला क्या है? एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, जितनी वैल्यूज मेजर की हैं उनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेनी है। दूसरे स्टेप में डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि जो एवरेज वैल्यू होगी उसमें से मेजर्ड वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आगे एग्जांपल की मदद से ये समझा दूंगा कि कैसे होता है। तीसरा पॉइंट है मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज। जो मीन डेविएशन होगी वो अनसर्टेनिटी होगी उस एवरेज में। इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि लेट्स सपोज z हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी तीन वैल्यूज का मीन लेने से, यानी कि a b c का हम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। जब इनको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ गई z, एवरेज वैल्यू जो है। अब इस को हम क्या करेंगे? डेल्टा a कैसे कैलकुलेट होगा? z माइनस a से। डेल्टा b होगा z माइनस b से और डेल्टा c होगा z माइनस c से। जब तीनों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट हो जाएंगी तो इनकी एवरेज ले लेंगे, यानी कि डेल्टा z इक्वल आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c डिवाइडेड बाय 3 के। तो इस जरिए से जो डेल्टा z आएगा वो एवरेज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी इन एवरेज वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें हम टाइम मेजर कर रहे हैं, जैसा कि सिंपल पेंडुलम का टाइम मेजर किया जाता है, तो इस केस में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? इस केस में जो टाइम पीरियड है वाइब्रेटिंग बॉडी का उसको हम डिवाइड कर देंगे सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। पहले हमने मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। मल्टीपल वाइब्रेशंस, जितनी भी वाइब्रेशंस के लिए हमने टाइम मेजर किया, डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस थी। लेट्स सपोज 20 वाइब्रेशंस थी तो डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, ये टाइम आ जाएगा। अब इसके बाद जो अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड है यानी कि डेल्टा टी है, वो कैलकुलेट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से टाइम मेजर किया गया था उसका लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आ जाएगा। तो इस तरीके से मेजर्ड टाइम, जो टाइम पीरियड है वो, और डिवाइडेड बाय अनसर्टेनिटी, उसमें डेल्टा टी इस फार्मूले से कैलकुलेट की जाएगी। तो इस तरीके से हमने वो सब रूल्स देख लिए जो अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मीन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। डायमेंशंस क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से क्या मुराद है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इनको एग्जांपल्स की मदद से हमने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है कि डायमेंशन बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर क्या है। अब क्वालिटेटिव नेचर से क्या मुराद है कि हम अगर एग्जांपल के तौर पर लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या रेडियस को देखें तो ये तमाम मीटर में मेजर किए जाते हैं, यानी कि इनका यूनिट जो है एसआई यूनिट वो मीटर है। जब इनका एसआई यूनिट सेम है तो इसका मतलब ये है कि इनकी नेचर सेम है। नेचर सेम होने का मतलब ये है कि इनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी। अब डायमेंशंस को डिनोट कैसे किया जाता है? फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर को स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान लिख देते हैं, जैसा कि मैथ के लिए m को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, लेंथ के लिए l को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया और टाइम के लिए t को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको किसी भी सिंबल या अल्फाबेट की मदद से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वो सिंबल या अल्फाबेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान लिख दिया जाएगा जो कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। डायमेंशंस जो हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, उनको ऑब्टेन किया जाता है मल्टीप्लाई या डिवीजन करके, यानी कि जो बेस क्वांटिटी की डायमेंशंस हैं उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एरिया की डायमेंशन, एरिया क्या है? बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, यानी कि लेंथ के लिए भी l है और विड्थ के लिए भी l है, दोनों का यूनिट मीटर है ना, तो इसके लिए l स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, यानी कि l क्यूब। और वेलोसिटी का यूनिट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए l और टाइम के लिए t पावर -1 डिवाइडेड बाय t है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय t, तो इस वजह से t की पावर -1 लिखेंगे। जब t ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? lt -1।
अब हम क्या करते हैं, इसके एडवांटेजेस देखे हैं डायमेंशंस के। तो डायमेंशंस के मेन जो 2 एडवांटेज हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, हम डायमेंशंस को यूज करके किसी भी इक्वेशन पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमें यह पता चलेगा कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। और दूसरा, हम पॉसिबल फार्मूला या यूनिट्स ड्राइव कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोजेनिटी जो किसी भी इक्वेशन की होती है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन की दोनों साइड्स को देखना है कि उन दोनों साइड्स की डायमेंशंस अगर सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, अदरवाइज वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं होगी। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का नाम देते हैं। अब इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि हम चेक करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी को कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन वेलोसिटी, लेफ्ट हैंड साइड पे वी एफ है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है ना, तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें तो वी आई प्लस ए टी है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू होती है और टी की डायमेंशन टी आ गई। तो ये एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन हो जाएगा। एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन 2LT माइनस वन हो जाता है। 2 कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये एल टी माइनस वन आ गया। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन की इक्वल आ गई हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। इसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं कि पॉसिबल फार्मूला कैसे जनरेट किया जा सकता है डायमेंशंस की मदद से। और पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए, इस बात का प्रॉपर गेस होना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन क्वांटिटीज पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। जैसा कि हम सपोज करते हैं कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, उसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं कि फार्मूला टाइम पीरियड का कैसे फाइंड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यह मालूम होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो वो मास ऑफ द बॉब m, लेंथ ऑफ द पेंडुलम l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और एंगल विच द स्ट्रिंग मेक्स विद वर्टिकल थीटा, इन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जिस क्वांटिटी का फार्मूला हमने फाइंड करना होगा वो जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा होगा, उसको उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख के उन फैक्टर्स की कोई ना कोई पावर लिख देनी है। जैसे कि t प्रोपोर्शनल टू m पावर a, m मास पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे डिपेंड कर रहा था l पावर b, g पे डिपेंड कर रहा था g पावर c ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड एंगल पे डिपेंड कर रहा था तो थीटा की पावर d लिख दिया। हम आप इसकी अरेंजमेंट आगे पीछे भी कर सकते हैं कि l पावर a लिख सकते हैं, थीटा पावर b लिख दें, m पावर c लिख दें, g पावर d लिख दें, तो इसको अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है, कोई इशू नहीं है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया जाता है तो इक्वल का साइन आता है और साथ कोई कांस्टेंट आता है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट k है और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम ये करेंगे कि इसकी दोनों तरफ डायमेंशंस अप्लाई कर देंगे। जब डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन t, k कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, m मास है, मास के लिए डायमेंशन m पावर a आ गई, l लेंथ है, l के लिए डायमेंशन l पावर b आ गई, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी कि जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी और वो होती है lt माइनस टू, इसकी पावर c आ गई, और थीटा l माइनस वन आ जाएगा, इसकी पावर d आ जाएगी। थीटा की डायमेंशन l माइनस वन होती है, तो ये t इक्वल आ जाएगा m पावर a, l की पावर b, यहाँ पे भी l की पावर c है और यहाँ पे l की पावर d और माइनस d दोनों हैं, तो l की पावर b प्लस c प्लस d माइनस d हो जाएगा और t की पावर क्या आ जाएगा, माइनस 2c। अब यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, d माइनस d 0 हो जाएगा तो इसकी पावर b प्लस c रह जाएगी। अब हम इन दोनों तरफ की डायमेंशंस की जो पावर्स हैं वो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि पहले हम m के लिए देखते हैं, तो m के लिए लेफ्ट साइड की पावर, लेफ्ट साइड पे m नहीं है यानी m की पावर 0 है, राइट हैंड साइड पे m की पावर a है, बेसिस सेम है, पावर्स भी इक्वल होंगी तो 0 इक्वल आ जाएगा a के, a की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम b और c और d की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बाद हम दूसरा देखते हैं टाइम पीरियड के लिए क्या डायमेंशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम पीरियड के लिए t मौजूद है, राइट हैंड साइड पे t की पावर माइनस 2c है।
ठीक है, इनकी पावर्स जब कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और राइट हैंड साइड पे -2c, यानी कि c इक्वल आ जाएगा -1/2 के। इसको हम l की डायमेंशन फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। l की डायमेंशन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे l की पावर 0, राइट हैंड साइड पे पावर b + c। तो पावर 0 मतलब 0 = b + c, तो यहां से c की वैल्यू -1/2 पुट करें, b की वैल्यू 1/2 आ जाती है। और d की डायमेंशन फाइंड करने के लिए यहीं पे आप देख सकते हैं कि d की डायमेंशन 0 हो चुकी है। ठीक है, d की वैल्यू 0 आएगी, पावर्स जहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही d की। या अगर ऊपर वाली वैल्यू से अगर आप देखें ना d को, तो लेफ्ट हैंड साइड पे d की पावर 0 और राइट हैंड साइड पे d -d, तो d की डायमेंशन 0 होगी, यानी कि वो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि हम इन a, b और c की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, थीटा पावर d खत्म हो जाएगा यहां से। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे k m की पावर a, l की पावर b और g पावर c था, यानी कि थीटा पावर d का मतलब क्या है, d -d ये 0 हो गया था, थीटा पावर d यहां से खत्म। बाकी वैल्यूज पुट करें, m की पावर a की पावर a 0 थी, l की पावर b का मतलब 1/2 और g की पावर c का मतलब -1/2। इसको सिंप्लीफाई करें, k l 1/2 डिवाइडेड बाय g 1/2 आएगा। -1/2 को डिवीजन में लेके जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, यानी कि k √L/g आ जाएगा। अब जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसमें हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। कोई ऐसा मेथड नहीं है जिस डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड में k कांस्टेंट की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट k की वैल्यू 2π होती है। तो इस तरीके से जो टाइम पीरियड आ जाता है t = 2π√L/g आ जाएगा। तो ये हमने डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से टाइम पीरियड का फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एस्टिमेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फिजिकल क्वांटिटी की एस्टिमेशन से क्या मुराद है, इसको एग्जांपल की मदद से हमने बताना है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली चीज, हम डेली लाइफ में काफी सारी ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जिसमें कि हमें एस्टिमेशन की जरूरत होती है, जैसा कि हम काफी सारी हाई बिल्डिंग्स देखते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास सामान मौजूद है, उस सामान को अपलोड करने के लिए, जैसे कि कोई भी हमारे पास सामान है घर का, तो उस घर के सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हमें कौन सी गाड़ी करवानी पड़ेगी, क्या वो कार के अंदर पूरा आ जाएगा सामान, या उसके लिए हमें ट्रक रेंट पे लेना पड़ेगा। इसके अलावा जब कोई फाइल डाउनलोड हो रही होती है तो उस वक्त हम वो डाउनलोड एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फाइल डाउनलोड होने में कितना टाइम लेगी। इसके अलावा अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो वो कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम एस्टिमेट लगाते हैं। काफी सारे केसेस में जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं वो भी एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि एस्टिमेट लगाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। तो इसको हम देखते हैं कि एस्टिमेशन बेसिकली, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई फार्मूला गेस करें या नंबर गेस कर लें रैंडमली, बल्कि अगर हम डेफिनेशन देखें एस्टिमेशन की तो उसकी मदद से हमें पता चलता है कि एस्टिमेशन एक्चुअली है क्या। एस्टिमेशन इज ए रफ एजुकेटेड गेस टू द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग प्रायर एक्सपीरियंस एंड साउंड फिजिकल रीजनिंग। क्या एस्टिमेशन एक रफ एजुकेटेड गेस है। एजुकेटेड गेस से मुराद ये है कि ये गेस जो है वो बंदा लगा सकता है जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो उस फील्ड से रिलेटेड। जैसे कि अगर आपने घर के अंदर वायरिंग करवानी है और वायरिंग के लिए तार कितनी इस्तेमाल होगी, तो वो आपको इलेक्ट्रीशियन से पूछना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कारपेंटर से जाकर पूछेंगे कि इसमें वायर कितनी यूज होनी है तो उसका वो काम नहीं है, वो आपको लेंथ जो बताएगा वो एस्टिमेट गलत लगाएगा। तो जो इलेक्ट्रीशियन होगा वो आपको प्रॉपर एस्टिमेट लगाकर दे सकता है। तो जिस बंदे की जो फील्ड होगी वो उसी से रिलेटेड एस्टिमेट कर सकता है। एस्टिमेशन बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट फिजिकल प्रिंसिपल्स है और गुड गेस है रेलिवेंट वेरिएबल से रिलेटेड। कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जाती हैं
एस्टिमेशन की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि एस्टिमेट लगाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जाती हैं। वो स्ट्रैटेजीज हम देखते हैं कि जब हमने किसी बड़ी चीज़ का एस्टिमेट लगाना हो, जैसे तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में, छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग दिखाई गई है, तो इस बिल्डिंग की हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ फ्लोर्स काउंट करेंगे, उसके बाद एक फ्लोर देखेंगे कि लेट्स सपोज उस एक फ्लोर में कितने ह्यूमंस जो हैं वो अगर एक दूसरे के कंधों पे खड़े हों तो वो उस एक फ्लोर पे पूरे आ जाएंगे। ठीक है, और उस एक ह्यूमन की हाइट भी हमें अंदाज़ा लगा लेंगे कि लेट्स सपोज 5 फीट है, तो एक जो हमारे पास फ्लोर होगा उस पर लेट्स सपोज 2.5 ह्यूमन पूरे आ जाएंगे। तो उसको नंबर ऑफ फ्लोर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से एस्टिमेशन हमारे पास आ जाएगी कि उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। इसी तरह किसी स्मॉल थिंग की एस्टिमेशन करने के लिए, कोई हमारे पास छोटी चीज़ है उसकी एस्टिमेशन करने के लिए हम उसको पहले बड़े स्केल पे कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर एक पीस ऑफ पेपर की थिकनेस कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है, उसका एस्टिमेट लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो हमारे पास एक कंप्लीट जो है रिम ऑफ पेपर है। ठीक है, रिम ऑफ पेपर में कितने नंबर ऑफ पेपर्स मौजूद हैं वो हम चेक कर लेंगे और उसकी थिकनेस एस्टिमेट लगा के उसको हम नंबर ऑफ पेपर्स पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एस्टिमेशन आ जाएगी उस थिकनेस ऑफ दी पेपर की। ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें बड़ी चीज़ को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है या छोटी चीज़ को बड़े स्केल पे कंसिडर करके सॉल्व किया जाता है, ये मैथ्स या टाइम फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने एस्टिमेट लगाना हो एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, तो उसके लिए हमें उस ऑब्जेक्ट की लेंथ का मालूम होना ज़रूरी है। लेंथ मतलब लेंथ हो सकता है, एरिया के केस में लेंथ और विड्थ है, वॉल्यूम के केस में रेडियस है। एरिया लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो लेंथ और विड्थ इंक्लूड होती है एरिया के फार्मूले में। लेंथ का एस्टिमेशन लगा लेंगे, विड्थ की एस्टिमेशन करके फार्मूले में उसको एस्टिमेशन को पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया का एस्टिमेट आ जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम अगर स्फेयर का है तो स्फेयर का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला अप्लाई करने के लिए रेडियस रिक्वायर्ड होता है। रेडियस एस्टिमेट करके हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के फार्मूले में वो एस्टिमेशन वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ का एस्टिमेट लगा सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।